हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीएम। और फर्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिसेस वाली बुक में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ही आपका मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले जो टॉपिक है आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, और अपने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है देखिए, आप देख सकते हो मैंने यहाँ डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है। मैट्रिक्स क्या है? सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो तुम जरा ध्यान से हमने क्या करा है, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। तो ये आपके सामने जो फॉर्म किया हुआ है, ये इस तरीके का जो मैंने बनाया है, इसको हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर एरे है। हालांकि हम कोई दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक, जैसे कि मैंने बनाया ये। ठीक, एक रेक्टेंगुलर एरे हो गया मेरे पास। ठीक, अभी वो कह रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ एम एन नंबर है, एम एन सेट आप जानते होंगे, एम एन नंबर्स का हमने क्या करना है, एक सेट बना देना है। अब वो जो नंबर हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल नंबर भी आप लोग जानते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, रियल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल रियल बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं लाइक 2 + 3 आयोटा, यानी इस तरीके के फॉर्म का जो नंबर होता है, या आप जनरल बात करूँ मैं तो x + आयोटा y फॉर्म का जो नंबर है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और x और y आपके रियल नंबर से आ रहे होते हैं, तो ये आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। इस तरीके से बात कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी बात होगी। अब हम अपनी मैट्रिक्स पे लौट आते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है एक्चुअल में। तो मैट्रिक्स में क्या है कि मैं अपने डेटा को इस तरीके से लिखने वाली हूँ, वो रोज़ में भी होगा और वो कॉलम्स में भी होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब मुझे ये जानना है कि इसमें रोज़ कहाँ पर हैं और कॉलम्स कहाँ पर है। मतलब बहुत बेसिक है, अगर किसी को नहीं भी बताया तो उसको आज क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या रोज़ है क्या कॉलम्स हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी इस तरीके से लिखी रहती है, यानी हॉरिजॉन्टली, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लॉक, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये होती है हमारी रोज़, ये होती है मेरी रो। पहली रो हो गई है, उसके बाद ये मेरी सेकंड रो हो जाती है ना, रो, इसको मैं रो 1 कहती हूँ, उसको रो 2 कहती हूँ, एंड दिस इज़ माय थर्ड रो, ये रो 3 हो जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि रो कहाँ पर है। ठीक, तो ये मेरी हो जाती है रो। ठीक है, अभी मैं बात कर लेती हूँ कॉलम्स की। तो ये जो वर्टिकली होती हैं, इस तरीके से जो वर्टिकल होती हैं, ठीक, या ऐसे भी, मतलब वर्टिकली ऐसे, है ना, तो ये जो वर्टिकली हैं ये मेरी हो जाती हैं कॉलम्स। ठीक, तो मैं इसको कहती हूँ कॉलम 1 C1, है ना, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ फिलहाल। ये हो जाती है C2 कॉलम 2, और ये हो जाती है C3, ये हो जाती है कॉलम 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं फिर से। अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या इन रियल नंबर्स को या इन एम एन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। अभी जो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, ये A1 A12 A13 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है, ये मेरी जो है फर्स्ट रो सॉरी, ये मेरी फर्स्ट रो हो जाती है। इसी तरीके से मेरी सेकंड रो हो जाती है। इस तरीके से मेरे पास n रोज़ हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स में जब यहाँ पे लिखते हैं तो रोज़ लिखते हैं। तो मेरे पास इस वाली मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है? 3 रोज़ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। सेकंड, अब ये मेरी कॉलम बन जाती है।
दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वहाँ पे हम कॉलम लिखते हैं, तो 3 × 3। तो इस तरीके से मैंने कॉलम्स को लिख दिया है। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? यही ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का कि कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं, और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। आई होप बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं बहुत जल्दी से। देखिए आपको क्या करना है, ये जितनी भी रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, लिखना इस तरीके से होता है कि रो तो बाहर की तरफ आती है, मतलब पहले आ जाती है, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3 ऑर्डर की हो गई। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ यही नहीं कि इस तरीके की मैट्रिक्स होंगी या ऑर्डर या कॉलम्स या रोज़ बिल्कुल इक्वली हो रहे होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, देख लेते हैं कैसा। ऐसा भी हो सकता है ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी रो हैं, रो 1 और रो 2। मेरे पास 2 ही रो हैं, ठीक है ना, तो 2 बाहर लिख दिया मैंने। और कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम है, तो 2 × 4 2/4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो आई होप इसमें तो कोई क्लियर, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बड़े प्यार से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये तो था अपना नॉर्मल फॉर्म में जैसे लिखते हैं। यदि हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स को, ये आपका थोड़ा सा रेक्टेंगुलर एरिया आप छोटा बना लीजिए, AIJ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, या इसको थोड़ा और सही करती हूँ मैं, AIJ। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को यदि मैं लिखना है, M से रिप्रेजेंट कर दिया तो AIJ, जहाँ पे I और J आपके नेचुरल नंबर से आ रहे होंगे, कुछ नंबरिंग्स होंगी और आप बनाते चले जाएंगे। ठीक, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। हालांकि हम किस तरीके से कर रहे होते हैं चीज़ें, ये मेरी फर्स्ट रो A1 1 A1 2 A1 3, तो फर्स्ट रो। ये मेरी सेकंड रो A2 1, यानी सबसे पहले जो यहाँ पे नंबरिंग लिखी रहती है वो रो के लिए लिखी रहती है, A2 2 A2 3। यदि मुझे पता लगाना है कि कौन सी जो एलिमेंट है कौन सी रो का है या कौन सी कॉलम का, तो आप देख के पता लगा सकते हो। ठीक है ना, तो देख पा रहे हो कि ये जो यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड जो बाद में नंबर लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो I है वो आपको रो बताने वाला है, और J आपको क्या बताने वाला है कि कॉलम, वो कौन सी कॉलम में बैठा हुआ है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, A31 A32 A33, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से लिखें, या फिर ये वाला ब्रैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस या फिर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए। ठीक है, इतना डाल लीजिए आप लोग। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। राइट, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत अगर सिंपली बात कर लें तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए तो उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यदि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो किस एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें तो कैसी हो सकती है ऐसी, जैसे कि जिनका ऑर्डर कैसा हो, जिसके अंदर रो भी 2 हों और कॉलम भी 2 हों। इस तरीके से जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं आप। तो आप देखो, एक रो, दूसरी रो, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गई, तो ये हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसी तरीके से
3/3 1 आयोटा माइनस आयोटा 2 4 6 7 9 माइनस आयोटा। ठीक है, तो एक अब रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप इस तरीके से बोल्ड लेटर में a इज इक्वल्स टू, ठीक, b इज इक्वल्स टू, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी 3/3 की हो गई, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे एक डायगोनल एलिमेंट की, वो क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट, देखो यदि मैं एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊँ तो वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आपको नहीं पता कर पाएंगे आप। ठीक है, आप वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पता नहीं कर पाएंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल एलिमेंट हम निकाल पाते हैं। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, जहाँ पर आपकी आई और जे की वैल्यू इक्वल हो रही होती हैं, वो होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, अभी आप देखो इसमें देखते हैं, यदि हम यहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम है, इस वाली में चेक करते हैं, ऊपर आ जाइए, यहाँ पे देखिए आई और जे की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पे क्या है 2 2 है, यहाँ पे क्या है 3 3 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है, वो होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन हो जाता है, ये हो जाता है आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है बात। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट लिखती हूँ तो वो कौन कौन हो जाते हैं, 1 and 4, और यदि बी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ तो 1 4 एंड माइनस आयोटा। ठीक है, क्लियर है डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। और जहाँ पे ये लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस पूरे को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं आपकी सेकंड मैट्रिक्स जो होगी। फर्स्ट हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड हो जाती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। व्हाट इज आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, फेमस तो यही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ही जाना जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं सारे 0 होने चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो I2 के नाम से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी किस तरीके से, 1 0 0 1। ठीक है, तो डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये देखिए डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। मैंने बोला ना डायगोनल पे एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल पे एलिमेंट वो 0 होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, I3 के नाम से रिप्रेजेंट करती हूँ अगली वाली मैट्रिक्स को, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, तो 3 × 3। डायगोनल पे एलिमेंट 1, बाकी सभी जगह पे 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, देखिए नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी जो सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ही, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती।
ठीक है ना। नल मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, देखो इसको मैं एन से डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। ये है, इसमें जो एंट्रीज रहने वाली हैं वो ज़ीरो रहने वाली हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ठीक, ओके। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 रो हैं और कितनी कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2/4, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4th रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो होगी, रो तो केवल एक ही होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, A11 A12 A13 A14 अप टू A1n ऐसे लिख सकते हो। देख पा रहे हो, जो यहाँ पे जो रो है एक ही रो है फर्स्ट, ठीक है, उसके अंदर कॉलम कितने भी हो तो 1 × n, और n कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर इस ये n में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो इसको मैं r से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल इस तरीके से लिख लेते हैं ना, 3 4 6 7, ठीक है। अब देखिए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर केवल एक ही रो है, तो पहले लिखते हुए जब ऑर्डर लिखते हैं तो बाहर उसका ऑर्डर लिखते हैं रो का, ठीक है। तो 1 रो मल्टीप्लाई कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो होती है हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, आपके पास केवल एक ही कॉलम होगी, रो आपके पास उसमें चाहे कितनी भी हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके की दिखाई देगी, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, ठीक है। किस तरीके से हो जाएगी, A11 A21 A31 A41 एंड सो ऑन AN1, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे रोज़ कितनी है, n रोज़ हैं और कॉलम कितनी है, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर हो गया n × 1। और एक सिंपल एग्जांपल की यदि हेल्प से इसको देखें तो ठीक है, देखिए देख पा रहे हो आप, 1 रो 2 रो 3 रो ऑर्डर पहले आ गया, और कॉलम कितने हैं, कॉलम तो एक ही है, तो 3 × 1। तो जिसके अंदर केवल एक कॉलम होती है वो आ जाती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्लियर, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर होगा, एंड पीछे यूनिट मैट्रिक्स एंड दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आई होप अभी तक ये क्लियर है। आगे इसी तरीके की मैट्रिक्स हम और पढ़ने वाले हैं, तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वेट अ मिनट, ठीक है। सब मैट्रिसेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेंगे, उसमें से कुछ रोज़ और कुछ कॉलम को एलिमिनेट करके एक सब मैट्रिसेस बना लेंगे। बहुत सिंपल है, देख लीजिए क्या करना क्या है। जैसे एक मैट्रिक्स है 3 4 6 7 8 9 5 6 7, ये एक मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक कॉलम जैसे कि R1 को निकाल दूँ मैं, जैसे रो 1 के नाम से मैं कह रही हूँ उसको, रो 1 दैट इज़ R1, ठीक है। यहाँ से निकाल देते हैं, और एक कॉलम निकाल दूँ यदि मैं C2 में यदि निकाल दूँ, C2 है ना, कॉलम 2 को निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, यदि मैंने R1 को और C2 को निकाल दिया, ये पूरी गई
और ये भी पूरी गई। तो मेरे पास क्या बचा, 7, 9 और 5, 7। तो जो कोई मैट्रिक्स ए थी इसकी कोई सब मैट्रिक्स क्या मैंने बना दिए, बी बना दिए। बेसिकली कहने का क्या मतलब हुआ सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स में, कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप वहाँ से कुछ रोज़ या कुछ कॉलम को एलिमिनेट करके एक मैट्रिक्स बना सकते हो। तो ये हो जाती है आपकी सब मैट्रिसेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट इज equality of two matrices. इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का क्या मतलब हो गया, देखो जैसे आपको पता है या नहीं पता है ये देख लेते हैं, होप सो पता होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ये प्रॉब्लम आती है। एक बारी मैं इसको लिख भी दूँ, जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 6 आयोटा, ठीक है। तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि रियल नंबर में हम बता पाते हैं कि आपको पता है कि 2 बड़ा है 3 बड़ा है, आपको पता है कि हाँ 3 बड़ा है 2 छोटा है, ठीक। तो ये हम कर पाते हैं। उसी तरीके से हम मैट्रिक्स में नहीं बता पाते कि कौन सी मैट्रिक्स बड़ी है कौन सी मैट्रिक्स छोटी है, ठीक। यदि मैं आपके सामने 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स भी रख दूँ तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन सी मैट्रिक्स बड़ी है कौन सी मैट्रिक्स छोटी है। जैसे कि यदि मैं बात ही कर रही हूँ तो लिख ही देती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है 2, 6, 9, 8, और ये मैंने ए मैट्रिक्स कहा, और मैंने दूसरी मैट्रिक्स बी जिसका नाम बी दिया है, इसमें मैंने लिया 9, 10, 15, 16, ठीक। हालांकि इसमें एंट्रीज बड़ी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी मैट्रिक, ये नहीं कह सकते कि हाँ ए इज़ ग्रेटर दैन बी या फिर बी इज़ ग्रेटर दैन ए, यहाँ पे आप ये बात नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच जाता है वो ये बच जाता है कि हम क्या 2 मैट्रिक्स को इक्वल की बात कर पाते हैं नहीं कर पाते। और इक्वलिटी की बात करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम। इसका क्या मतलब हो गया, ऑर्डर हम अभी डिफाइन करके आ चुके हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्डर होता है ये 2 × 2 है, ठीक है, और ये भी 2 × 2 है। तो सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उसकी इक्वालिटी डिफाइन कर पाते हो। अभी अगर मैं एक मैट्रिक्स और यहाँ पे लिख दूँ सी, ठीक है, एक मैट्रिक्स और सी में यहाँ पे यदि लिख दूँ विच इज़ 5, 6, 7, 8, ठीक, इस तरीके से मैंने लिखी है, या इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी देखेंगे, अभी मैं बताऊँगी अभी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड यहाँ पे पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम, पहली बात है। दूसरी बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी द एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर लेते हैं। विल बी सेम, ठीक, कैसे सेम होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो A11 है, A11 यहाँ पे भी ये B11 हो गया, चलिए ये B11 है, तो A11 B1 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हम उस ये होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ पे क्या A12 है, ये क्या है A12 है, और ये क्या है B12 है, तो B12 को भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इस केस में जो मैंने भी यहाँ पे मैट्रिक्स लिखे हैं यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक। और हालांकि ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का भी सेम होना ज़रूरी है। यदि कोई लैंग्वेज यहाँ पे जो मैंने लिखा है यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो मैं रिपीट, तो मतलब मैं बोलती तो हूँ, तो आप पोज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का क्लियर होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आप उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे जिनका ऑर्डर सेम होगा, या फिर कह दो जिनका साइज़ सेम होगा। ऑर्डर या साइज़ अब हम बात कर सकते हैं इस बारे में, कि आप उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक, फॉर एडिशन ये कंडीशन डाल लो, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत बेसिक सी बातें हैं। फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर विल बी सेम। ठीक है, अभी एक मैट्रिक्स मैं लेती हूँ यहाँ पे 2 4 6 8। एक मैट्रिक्स ये मैंने ए नाम लिया इसका, और एक मैट्रिक्स बी मैंने बी लिया है 2 4 7 9। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो सबसे पहली बात कि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। दिस आर नॉट कंफॉर्मेबल। ठीक, ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अगर ऑर्डर सेम हो जाता तो कैसे ऐड करना होता है वो देख लीजिए। लाइक 5 6 7 8 और बी एक मैट्रिक्स लिया 7 8 9 2। कैसे ऐड करना है, ए प्लस बी। और एक चीज़ और डेफिनेटली मतलब बहुत कॉमन है कि आप देखोगे जो ए प्लस बी का ऑर्डर आएगा वो सेम ही आने वाला है। तो 5 आपको A11 और B11 को ऐड करना है। ठीक है, A12 और B12 को ऐड करना है। यहाँ पे लिख लीजिए A11 प्लस B11 को ऐड करना है, A12 प्लस B12 को ऐड करना है, एंड अगेन C, इसको C कह देते हैं, C की ज़रूरत नहीं है, A से काम चला लेंगे। इसको कह दो A21 और इसमें आपको ऐड करना है B21 और ये हो जाता है आपका थोड़ा मैसी हो गया है। ये हो जाता है A21 और ये हो जाता है B21, ये है A22 और ये है आपका B22। इस तरीके से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो और इसका ऑर्डर भी सेम ही आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप एडिशन करते हैं। तो एडिशन क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और के मेरे पास कोई स्केलर है के इज इक्वल्स टू 2 और मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है के ए। ठीक है, मेरी मैट्रिक्स है तो करना क्या है, मेरे को हर एक एलिमेंट से इस के की मल्टीप्लाई करनी है जो भी मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 2 4 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर एक एलिमेंट से 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया एंड 18 हो गया। तो ये हो जाता है मेरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर।
स्केलर कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं।